नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिल गेट्स, एआई, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मोदी बोले वंडरफुल मीटिंग। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाव की जरूरतों पर चर्चा हुई। बिल गेट्स भारत के दौरे पर हैं और यह मुलाकात दिल्ली में हुई है। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, वुमन, लैंड डेवलपमेंट, पीडीआई, इनकम, एग्रीकल्चर, हेल्थ और क्लाइमेट एडॉप्टेशन में इनोवेशन और दुनिया भारत से क्या सीख सकती है, इस पर चर्चा की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में प्रधानमंत्री का पूर्व सीएम सोरेन पर तंज। धनबाद की सभा में कहा, नारा इतना जोर से लगाओ कि आवाज जेल तक जाए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पहले वे धनबाद पहुंचे और बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में है। सभा स्थल तक पहुंचने के दौरान पीएम मोदी ने रोड शो किया। इससे पहले पीएम ने धनबाद के सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया, जहां प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था। यह मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सीएम बोले, बेंगलुरु के कैफे में आईईडी ब्लास्ट, एक शख्स बैग छोड़कर भाग गया, उसमें धमाका हुआ, 9 हुए घायल। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बम विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए हैं। बम स्क्वाड, फोरेंसिक और एनआईए की टीम विस्फोटक की जांच कर रही है। घटना के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड और व्हाइटफील्ड पुलिस ने बताया कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ। जब हम मौके पर पहुंचे तो कैफे की दीवार पर लगा शीशा टूटकर टेबल पर बिखरा था। इसके बाद भाजपा के 2 सांसदों ने विस्फोट पर संदेह जताया और बम ब्लास्ट का दावा किया। शाम 5:30 बजे खुद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि यह एक लो इंसेंटिसिटी का आईईडी ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया, जिसके बाद विस्फोट हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा के 1/3 सांसदों पर क्रिमिनल केस, अरबपतियों का आंकड़ा जाने तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के 225 सदस्यों में से 33% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है, जबकि इन मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 19,602 करोड़ रुपए है। चुनाव अधिकार संस्था एडीआर के मुताबिक उनमें से 31 या फिर 14% अरबपति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह भी बताया कि इनमें से 18% सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल है। एडीआर नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किए गए विश्लेषण में 2 राज्यसभा सांसदों ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के संबंधित मामलों की जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तंबाकू कंपनी पर रेड, 100 करोड़ की कारें मिली। इनमें रोल्स रॉयल, लैम्बोर्गिनी और फेरारी। 5 करोड़ के 100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जी हां दोस्तों, कानपुर में आयकर विभाग ने तंबाकू बनाने वाली कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस पर छापा मारा। कंपनी के दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। 29 फरवरी को शुरू हुई छापेमारी का आज दूसरा दिन था। कंपनी मालिक के मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें हैं। इनमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयल, फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लोरेन कारें शामिल है। छापेमारी में 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी भी सामने आई है। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की बेनामी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आयकर अफसरों ने बताया कि कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई कर रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 2 साल में बढ़ी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय, आतिशी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने शुक्रवार दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने बताया कि 2 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 22.77% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,76,217 रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4,61,910 रुपए हो गई है। केवल 2 साल में प्रति व्यक्ति आय में 22% की वृद्धि हुई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2.5 गुना ज्यादा है। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024, यूपी में 6, झारखंड में 1, असम में 3 सीटें सहयोगियों को देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी तैयारियों में जुट गई है।
ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का फार्मूला तय हो गया है। इस बात पर सहमति बन गई है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देगी। उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम में बीजेपी का सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा तय हो गया है। हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहां पर दुष्यंत चौटाला के साथ समझौता नहीं हुआ है। यूपी में बीजेपी एनडीए में अपने सहयोगियों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 और 1-1 सीट निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को देने पर सहमति बनी है। असम में बीजेपी अपने सहयोगियों को 3 सीटें देगी, 2 सीट एजीपी और 1 सीट यूपीपीएल के लिए छोड़ी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दों से न भटकें, बिना प्रूफ के कोई बयान न दे, चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को एक एडवाइजरी दी गई है। आयोग ने कहा है कि प्रचार के दौरान जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट न मांगे और भक्त देवता के रिश्ते का अपमान न करें। इसके अलावा भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण के साथ साथ गलत और बिना तथ्यों के बयान न दें, इस पर सख्त निर्देश है। आयोग ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल को लेकर किसी भी तरह के बयान देने से बचने को कहा है, अन्यथा कार्यवाही हो सकती है। वहीं दोस्तों चुनाव आयोग के पैनल ने कहा है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का नोटिस मिल चुका है, दोबारा उन पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रतन टाटा से मिले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, फोटो शेयर कर लिखी दिल छू लेने वाली बात। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा से मुलाकात की। अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर वह रतन टाटा से मिले। इस स्पेशल मीटिंग की नीरज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज भी शेयर की है। दोस्तों रतन टाटा से मिलने के बाद नीरज चोपड़ा ने फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, एक सच्चे प्रेरणा के स्रोत श्री रतन टाटा सर से मिलने का अवसर पाने के लिए आभारी हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पेरिस में अपना खिताब डिफेंड करते नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मॉस्को में पुतिन विरोधी नेता नवलनी का अंतिम संस्कार, गिरफ्तारी के डर के बीच हजारों लोग शामिल हुए, पुतिन बिना रूस के नारे लगाए। जी हां दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलनी का आज अंतिम संस्कार हुआ। गिरफ्तारी के डर के बीच हजारों की भीड़ सेरेमनी में शामिल हुई। इस दौरान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के राजदूतों ने भी नवलनी को श्रद्धांजलि दी। मॉस्को के चर्च में फ्यूनरल सेरेमनी में नवलनी के माता पिता शामिल हुए। इसी बीच समर्थकों ने थैंक यू नवलनी, पुतिन बिना रूस और रूस जल्द आजाद होगा के नारे लगाए। इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। चर्च के बाहर मौजूद लोगों ने रोते हुए गुलाब और दूसरे फूल अंदर फेंके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगा तगड़ा जुर्माना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, पेटीएम पर संकट कम नहीं हो रहा है। अब सरकार ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयों और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैरकानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। इस गैरकानूनी ऑपरेशन से मिले पैसे को बैंक अकाउंट के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाइयों में रूट किया गया था, जिस वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में लॉन्च हुआ नया नोकिया 5G फोन, मिलेगा 50 MP का कैमरा और 5000 mAh की बैटरी भी। जी हां दोस्तों, नोकिया का भारत में नया हैंडसेट लॉन्च हो गया है, जो असल में नोकिया G52 5G 4GB रैम वेरिएंट है। दरअसल नोकिया G42 5G भारत में बीते साल लॉन्च हुआ था और अब इसका एक नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हुआ है। यह हैंडसेट एक्सक्लूसिवली अमेज़न पर उपलब्ध है। दोस्तों इस फोन की बात करें तो यह फोन आपको 9,999 रुपए की बेस प्राइस पर मिल जाएगा। यह स्मार्टफोन 8 मार्च से एक्सक्लूसिवली अमेज़न से खरीदा जा सकता है। इस हैंडसेट में 2GB की वर्टिकल रैम का फीचर मिलेगा। इसमें 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट पहले से मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बंगाल के राजभवन में मोदी ममता की मुलाकात। हुगली में प्रधानमंत्री बोले, ममता मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है, किसी ने तो संदेश खाली के आरोपी को छिपाया। जी हां दोस्तों, कोलकाता के राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यह प्रोटोकॉल के तहत शिष्टाचार मुलाकात थी। मैंने किसी भी राजनीतिक चीजों पर चर्चा नहीं की, क्योंकि यह बिल्कुल भी राजनीतिक मुलाकात
मुलाकात नहीं है। मोदी 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार 1 मार्च की दोपहर बंगाल पहुंचे। हुगली के आरामबाग में मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। आज बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, उनके लिए कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा हो गया है, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, मुसीबत झेली, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को आपकी ताकत के सामने झुककर उस आरोपी शेख शाहजहां को गिरफ्तार करना पड़ा। ये करीब 2 महीने फरार रहा, कोई तो होगा जो उसको बचा रहा होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? यहाँ माओ बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे। हर चोट का जवाब वोट से देना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 73,819 और निफ्टी ने 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया। ऑयल, गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 1 मार्च को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 73,819 का और निफ्टी ने 22,353 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में ये थोड़ा नीचे आ गया और सेंसेक्स 1245 अंक की तेजी के साथ 73,745 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 355 पॉइंट्स की तेजी रही। ये 22,338 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। ऑयल, गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील निफ्टी 50 का टॉप गेनर रहा। दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, लार्सन एंड टर्बो और जेएसडब्ल्यू स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस और एचसीएल टेक रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फरवरी में जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन, यह पिछले साल से 12.5% ज्यादा, लेकिन पिछले महीने से 4,000 करोड़ कम। जी हां दोस्तों, सरकार ने फरवरी 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह 1 साल पहले यानी कि फरवरी 2023 के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं 1 महीने पहले जनवरी से 4,000 करोड़ कम है। जनवरी में सरकार ने जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीआरपी के मामले में तारक मेहता का उल्टा चश्मा टॉप 5 में आया, अनुपमा का जादू बरकरार। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते की ब्राक टीआरपी रिपोर्ट आ गई है। हमेशा की तरह सीरियल अनुपमा टीआरपी चार्ट में टॉप पर रहा। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। दूसरा नंबर गुम है किसी के प्यार में का रहा। तीसरा नंबर ये रिश्ता क्या कहलाता का रहा, जबकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा चौथे नंबर पर रहा है। इसके अलावा 5वें नंबर पर है बातें कुछ अनकही सी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी आज से हुई शुरू। अंबानियों के फंक्शन में जमीन पर बैठे रणवीर, सलमान बने बैकग्राउंड डांसर। ईशा की शादी में शाहरुख, अमिताभ ने परोसा था खाना। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में आज से शुरू हो गई है। इस प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश से आए मेहमान शिरकत कर रहे हैं। अंबानी परिवार के हर फंक्शन में बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां शामिल होती है, चाहे वो आकाश अंबानी की शादी हो, एनएमएसीसी का उद्घाटन हो या ईशा अंबानी की शादी। इन सेरेमनीज से कई बार बॉलीवुड सेलेब्स की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। कभी आकाश अंबानी की शादी में सुपरस्टार रणवीर कपूर और डायरेक्टर आयन मुखर्जी जमीन पर बैठे दिखे। वहीं दूसरी तरफ ईशा अंबानी की शादी में महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान और शाहरुख खान मेहमानों को खाना परोसते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीसीसीआई की सख्ती पर बोले कपिल देव, कुछ लोगों को तकलीफ होगी तो होने दो, घरेलू क्रिकेट को बचाना यह जरूरी है। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट खेलने की सख्ती के फैसले का समर्थन किया। भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव ने शुक्रवार को कहा कि एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने से खिलाड़ियों को तकलीफ होगी तो होने दो, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। 65 साल के पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि यह फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी को बचाए रखने के लिए जरूरी कदम है। बीसीसीआई ने 2 दिन पहले जारी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से उन क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया जो घरेलू क्रिकेट छोड़कर आईपीएल की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में इंडिया की सीट शेयरिंग हुई फाइनल। 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे 20, कांग्रेस 18 और शरद पवार 10 पर उतारेंगे प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इंडिया की 3 पार्टियों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात बन गई है।
राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें मिलेंगी। तीनों पार्टियां महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत महाराष्ट्र में एक साथ है। वहीं दोस्तों सूत्रों की माने तो रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेगी। वीबीए ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। इसके अलावा निर्दलीय राजू शेट्टी को शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर 1-2 दिन में आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड में भारत विरोधी बयान देने वाले राजदूत को हटाया। एम्बेसडर ने डब्ल्यूएचओ में कहा था भारत सब्सिडी पर चावल खरीदकर एक्सपोर्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के विरोध के बाद थाईलैंड ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बैठक में अपने राजदूत पिमचनोक वोंगकोम्पोन पिटफील्ड को वापस बुला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह अब थाईलैंड के विदेश सचिव बैठक में शामिल होंगे। दरअसल WTO में मंत्री स्तर का सम्मेलन UAE के अबू धाबी में चल रहा है। इसमें कृषि पर चर्चा के दौरान थाईलैंड ने आरोप लगाया कि भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदकर उसे एक्सपोर्ट कर देता है। यह व्यापार नियमों के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने OpenAI और सैम अल्टमैन पर मुकदमा दायर किया। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने OpenAI और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO सैम अल्टमैन समेत कंपनी के कई अन्य लोगों पर मुकदमा दायर किया है। सैन फ्रांसिस्को में गुरुवार को दायर एक लॉसूट के अनुसार मस्क ने OpenAI अल्टमैन समेत सभी लोगों पर 2015 में ChatGPT मेकर को स्थापित करने में मदद करने के दौरान किए गए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। लॉसूट में कहा गया है कि अल्टमैन ने OpenAI के को-फाउंडर ग्रेग ब्रोकबैन के साथ मिलकर एक ओपन सोर्स नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए मस्क से संपर्क किया था। यह कंपनी इंसानों के फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। मस्क के वकीलों ने मुकदमे में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट समर्थित कंपनी OpenAI के मुनाफा कमाने पर फोकस करने से यह समझौता टूट गया है। हालांकि अब तक इस मुकदमे पर OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और मस्क की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी। सबसे ज्यादा आबादी के साथ मध्य प्रदेश बना तेंदुआ स्टेट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 3907 मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1879 और तमिलनाडु में 1070 है। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े वन विभाग के अमले को बधाई दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। MP, UP, पंजाब, हरियाणा में बारिश, हिमाचल में बर्फबारी, राजस्थान में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में शुक्रवार से मौसम बदला है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। हिमाचल में अटल टनल, रोहतांग सहित ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर व मध्य भारत में अगले 6 दिन तक रहेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, बुरहानपुर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने उज्जैन समेत 22 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों राजस्थान के अलग अलग शहरों में बारिश, ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। तेज हवा के साथ टोंक, सवाई माधोपुर में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। दौसा और सवाई माधोपुर में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में आज और कल तेज आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में मानसून की शुरुआत कौन से राज्य से होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में मानसून कौन से राज्य से प्रवेश करता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।